हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहां आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का टीम अब आपके पास आ चुका है आपके बोर्ड एग्ज़ाम को आसान बनाने। ठीक है, तो आप इसके साथ एक सहयोग करें, बस इसके साथ आप अपना स्टडी करें, इतना आप सहयोग करें। आपको एक बेहतर लेक्चर डेली दी जा रही है, साथ में आपको नोट्स तक भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो अब आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम को किसी भी तरह का प्रेशर ना रखें, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह का डाउट ना रखें और घबराएं तो बिल्कुल भी नहीं। अपने बोर्ड एग्ज़ाम का बेहतर तैयारी करें बिना कुछ सोचे समझे इस आइकॉनिक स्टूडेंट के साथ, और अपने दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर अगर बात करें तो हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10th में भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है उसमें अर्थव्यवस्था एवं एक इसके विकास का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 1। ठीक है, इसमें हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 1, 2 और 3 के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ों को समझ चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 4 होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले लेक्चर को देखकर ही यहाँ आए होंगे। अगर किसी भाई बहन ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले आप पहले लेक्चर को देख लें, ताकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत चीज़ बताए ऐसे गए हैं जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ बीच से समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कोई मूवी भी देख रहे हैं, अगर बीच से देखेंगे तो आपका कहानी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहले से उसको देख लें, तो उसकी पृष्ठभूमि के, उसके विकास का, उसको इतिहास को आप समझ पाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आगे हमारा जो टॉपिक था, यहाँ पे हम लोग कल क्लास को अंत किए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे विकास, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कारण, जिसमें हम लोग एक एक कारण को कल लेक्चर में अध्ययन किए। सबसे पहला कारण था हमारा आर्थिक विकास, जिसमें जनसंख्या हम लोग देखें, उसके बाद हम लोग देखें कृषि देखें, बाढ़ पर नियंत्रण देखें, आधारित संरचना का विकास। इन सभी बातों का हम लोग कल अध्ययन कर चुके हैं। उद्योगों का विकास, गरीबी दूर करने का उपाय देखें, शांति व्यवस्था की स्थापना हम लोग ये बात देखें, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन की हम लोग बात किए थे कल, केंद्र से आधार अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, इस पे हम लोग बात किए थे। आज हम लोग जिस पे बात करेंगे वो है देश के आर्थिक विकास में बिहार की क्या भूमिका है। ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारा बिहार है, इस बिहार का क्या भूमिका है, इस पर हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप सब इसे विस्तार से और मतलब कॉन्सेंट्रेट बनाकर इसे चीज़ को समझें। ठीक है, और अभी तक अगर शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों को इस लेक्चर के बारे में बता दीजिए, ताकि वो भी इस लेक्चर को सुन पाएँ। चलिए हम लोग बात करते हैं देश की आर्थिक विकास में बिहार की क्या भूमिका है। तो बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, यह सभी को पता होगा कि बिहार जो है यह भारत देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। अब ज़रा ये मुझे बताइएगा कि जो यह कथन है यह किनके द्वारा कहा गया है। कल के लेक्चर में हम आपको बताए हैं कि अगर भारत का विकास करना है तो उसके पहले क्या होना चाहिए, बिहार का विकास होना आवश्यक है। यह शब्द को किन्होंने कहा है। ठीक है, एक महान व्यक्ति हैं जिनका कल हम लोग जिक्र किए हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि यह कौन व्यक्ति हैं।
आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक उर्वरक भूमि है। ये सबको पता है कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान देश राज्य है, इसलिए यहाँ पे अत्यधिक जो उर्वरक भूमि है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ में लगातार जल प्रवाह होता रहता है। आगे हम लोग देखें तो जहाँ धरती के नीचे से कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाता है, यदि बिहार की नदियाँ को परस्पर जोड़कर जल संसाधन के उपयोग की योजना लागू कर दी जाए तो बिहार उत्तरी बिहार को बाढ़ से और तथा उस समस्याओं से बचाया जा सकता है तथा दक्षिण बिहार को सिंचाई की सुविधाएं भी मिल सकती है। हम आपको कल के लेक्चर में बताए थे कि जो बिहार है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो ठीक है, तो उत्तर साइड क्या है, यहाँ पे अधिक बाढ़ की संभावनाएं रहती है। अधिक बाढ़ आते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, कृषि यहाँ पे भी सफल नहीं हो पाती है अच्छी तरह से। और दक्षिण बिहार जो है यहाँ पे सुखाड़ की समस्या रहती है, तो यहाँ पे भी कृषि अधिक सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इन सभी का बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। यह बात सत्य है कि आप किसी भी स्थान पर चले जाएं तो बिहार के जो नागरिक हैं, जो बिहारी हैं, वो आपको हर क्षेत्र में मिल ही जाएंगे। ठीक है, हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। यह आंकड़ा याद रखिएगा कि हाल ही के वर्षों में यह आंकड़ा लगाया गया था जिसमें बिहार की जो विकास की गति है वो अधिक आई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यह एक संस्था है जिसके द्वारा किया जाता है। तो बिहार का वर्तमान विकास दर 11.03% माना गया है। ठीक है, 11.03% माना गया है, जो देश में क्या है, जो देश में गुजरात 11.5% के बाद दूसरा स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू आपके लिए। किसके द्वारा माना गया है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा मापा गया है, जो कि बिहार का दूसरा स्थान है तथा गुजरात का प्रथम स्थान है। ठीक है, यदि देश और बिहार कंधा में कंधा मिलाकर विकास की प्रक्रिया में वर्तमान दौर के को कारागर करे तो 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व का अग्रणीय देश होगा। अग्रणीय का मतलब है प्रथम, आगे, सबसे आगे लीड करने वाला देश होगा, यह कहा जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब आपको समझ में आया कि हमारा बिहार क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में बिहार की क्या भूमिका है, इसमें कोई समस्या किसी को। अब अगर हम लोग अगला बात करें तो मूलभूत आवश्यकता। देखिए, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कॉपी एग्ज़ाम में, तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ का पॉइंट देकर समझाते हैं, जिस तरह से हम नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपका कॉपी बेहतर नहीं, काफ़ी बेहतर होगा। और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। नंबर काटने का तो दूर की बात है, अगर आपका नंबर 5 आ रहा होगा तो यकीन मानिए आपको 6 मार्क्स भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक लिखने की तरीका से भी नंबर मिलता है, एक कॉपी के सजावट, एक कॉपी के बेहतरीन साफ़ सुथरा रखने से भी नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आप पूरा भर कर कॉपी आ गए हैं, पूरा राम रामायण लिख कर आ गए हैं, लेकिन आपको का जो लिखा हुआ आंसर है वह किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, तो बिलीव कीजिए मेरा, यह मार्क्स नहीं होगा, यह बल्कि ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कम ही लिखते हैं, लेकिन टू द पॉइंट लिखते हैं, तो यकीन कीजिए यह आपको 5 नहीं 10 भी दिला सकता है। मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में पता है, अनुभव है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आगे करें अगर बात तो मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है।
समझ रहे हैं ना बात को, क्या यहाँ कहा जा रहा है? किसी भी व्यक्ति को, किसी नागरिक को एक जीवन यापन करने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? 3 चीज़ जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़, यह मूवी भी है, आप लोग देखे होंगे शायद, बहुत काफ़ी पुराना मूवी है। तो किसी भी व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग पे एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो चुका है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। ठीक है, समूची न्यायपूर्ण सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली से लोग को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों के आय में वृद्धि की जा सकती है। अगर हम क्या बताए थे आपको पिछले लेक्चर में कि किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो, वो चाहे एक बड़ा पूंजीपति हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति हो, एक रिक्शा चालक व्यक्ति हो, वो जो भी कमा रहा है पर, ठीक है, पूरे वर्ष में जब किसी देश की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय की, तो इसका जो भी कमाई है उसमें राष्ट्रीय आय में गणना की जाती है। तो यहाँ पे यही बात बता रहा है कि देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों को आय में वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये इससे किसका फ़ायदा होगा? हमारे देश का फ़ायदा होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे है कि जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूर के लिए व्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरू की गई है। आप लोग याद रखिएगा, यह प्रधानमंत्री के द्वारा यह योजना चलाई गई है, जिसका नाम है, क्या नाम है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह योजना का नाम है। इस योजना में गरीब लोगों को प्रशिक्षित की जाती है। इस योजना में उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। इसे संक्षेप में नरेगा कहते हैं। ठीक है, इसे संक्षेप में क्या कहते हैं बच्चे? तो इसे संक्षेप में नरेगा कहते हैं। कोई समस्या? नरेगा कहते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नरेगा से आप क्या समझते हैं तो कोई दिक्कत होगा? हम एक बार आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं क्या है नरेगा होता है। देखिए, एक मिनट, देखिए क्या होता है नरेगा, क्या कह रहा है? तो ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, हम अपना परिभाषा आपको दे रहे हैं। ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है जो क्या चलाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन, पूरे साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं, जिसमें से कम 100 दिन क्या किया जाएगा? उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। इसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा? तो इसके बदले में उन्हें जो आय होगा, जो उनकी मजदूरी दर होगी, वह दिया जाएगा। कोई समस्या आपको बाबू? नरेगा समझ गए? आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे है गरीबी रेखा। यह भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गरीबी रेखा। थोड़ा इसे हम लोग समझ लेते हैं, गरीबी रेखा है क्या? तो गरीबी को निर्धारित करने के लिए जो योजना आयोग के द्वारा सीमांत योजना बनाया गया है। योजना आयोग आपको पता होगा, हम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं योजना आयोग। इसका गठन कब हुआ था बताइए, कब हुआ था? तो 1950 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इस योजना आयोग को बदल कर नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, कर दिया गया है, जिसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। कोई समस्या? चलिए, क्या बोल रहा है कि गरीबी को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया? तो योजना आयोग के द्वारा सीमांत किया गया है। सीमांत का तात्पर्य है कि बॉर्डर किया गया, बॉर्डर लाइन कह सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर लाइन कह सकते हैं हम लोग। एक लाइन, एक सीमा खींची गई है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के कैलोरी मापदंड पर आधारित की गई है। अब कैलोरी मापदंड क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग इसे देख लेते हैं, फिर इसे हम लोग समझेंगे कैलोरी मापदंड। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, इंपॉर्टेंट है बाबू आपके लिए, नोट्स।
ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन निर्धारित किया गया व्यक्ति तो वो क्या होगा, गरीब नहीं होगा। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में यह गरीबी को मापने के लिए काल्पनिक रेखा है। मतलब कि क्या है, काल्पनिक का मतलब जो वर्चुअल हो, दिखे ना। इस रेखा के नीचे के लोग को गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा तथा इसे संक्षेप में बीपीएल भी कहा जा सकता है। बीपीएल का तात्पर्य हुआ बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब वो गरीब व्यक्ति माने जाएंगे। अगर वह प्रतिदिन कितना, तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी अगर वह प्रतिदिन व्यक्ति क्या है, प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति को गरीब माना जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे रखा जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा यह योजना चलाया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा यह योजना चलाया गया है। कोई समस्या है तो बताइएगा। हाँ, हम कैलोरी का बात कर रहे थे ना। कैलोरी क्या होता है, तो हम लोग बायोलॉजी में, जब हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कैलोरी होते क्या हैं। कैलोरी जो होते हैं, इसे एक शरीर का ऊर्जा को मापने का एक स्रोत होता है। ठीक है, कैलोरी जो हमें प्रतिदिन इतना कम से कम प्राप्त करना होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उसमें हम लोगों को कैलोरी प्राप्त होता है। जैसे मान कर चलिए, क्या बोल रहा है यहाँ, 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी। तो एक शरीर का लिमिट होता है कि प्रतिदिन इस व्यक्ति को, किसी भी मानव व्यक्ति को कम से कम 2400 कैलोरी, 2500 कैलोरी, 200 कैलोरी, इतना कम से कम प्रतिदिन उसे क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो व्यक्ति क्या होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा। कोई समस्या, कैलोरी हम लोग समझ गए। इसी के साथ आप सभी का भारतीय अर्थव्यवस्था तथा इसके विकास का इतिहास, आज यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर इसमें कोई भी डाउट किसी भी को हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। हाँ, लेक्चर अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें और अच्छा उत्साह मिल सके और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएं। ठीक है, अभी तक किसी भाई बहन ने इस लेक्चर को किसी के पास शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यह लेक्चर या बेहतर स्टडी उनको मिल पाए और वह भी अपने लक्ष्य की ओर पहुँच पाएँ। ठीक है, आप लोग भी अपने लक्ष्य की ओर पहुँचते रहिए, यही हमारा कामना है। पढ़ते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार लेक्चर को देखते रहिए, समझते रहिए। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यह लेक्चर जो हुआ है, इसका नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आराम से पढ़िए, आराम से घर बैठकर पढ़िए, इधर उधर कुछ भी टेंशन मत लीजिए। अभी काफ़ी एग्ज़ाम में है, आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहे, रेगुलर आपको क्लासेस का जानकारी मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।